नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि अपने यंग क्रेड्स ही येसियोल के लिए लड़ने वाले हैं। जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। ये अंधा कानून है। जब प्रोफेसर यंग अंदर आते हैं तो उन्हें देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो देरी से आने के लिए माफी मांगते हैं और येसियोल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी अपनी क्लमजी भी अंदर आती है और पीछे वाली खाली सीट पर बैठ जाती है। प्रोफेसर यंग येसियोल के लिए जूरी ट्रायल की रिक्वेस्ट करते हैं। वेल, जूरी ट्रायल वो होता है जहाँ जज और आम लोगों के फैसलों को कंबाइन करके फैसला सुनाया जाता है। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जहाँ अपनी क्लमजी नेट खंगाल रही होती है। तभी हांजिन वहाँ पहुँचता है, जिसे सोले ने ही अर्जेंटली बुलाया है। वो उसे अपना लैपी दिखाते हुए बताती है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी सब कोर्ट में काउंसिल के अप्रूवल पर उन लोगों के द्वारा अपना केस लड़वाया जा सकता है जो कानून की नजर में एक वकील नहीं है, जिसे स्पेशल डिफेंस काउंसिल कहा जाता है। हांजिन बोलता है ये काम नहीं करेगा, जजेस इसके लिए अप्रूव नहीं करेंगे, उन्हें तो शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा। ये तब होता था जब बहुत कम वकील हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें हायर करने की फीस काफी ज्यादा थी। पर अब वकीलों की कमी नहीं है, साथ ही सरकारी वकीलों का भी चलन आ गया है, इसलिए चांसेस बहुत ही कम है। सोले बोलती है पर जितने भी सरकारी वकीलों को हायर किया जा रहा है सब क्विट कर रहे हैं। वेल, पहले तो मुझे अपने प्रोफेसर की परमिशन लेनी होगी। हांजिन बोलता है प्रोफेसर किम तो हाँ ही कहेंगे। इस पर सोले बोलती है मैं प्रोफेसर किम की बात नहीं कर रही। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां अटॉर्नी सॉन्ग योंगचन के लिए अपॉइंटेड वकील के कान में कुछ बोल रहे होते हैं, जिसके बाद वो वकील जज से बोलते हैं योर ऑनर, फिलहाल मिस्टर यांग एक खून के अपराधी। तभी सबकी बात काटकर अपनी सुनाने वाले अपने स्वैगर यंग क्रेड्स वकील की भी बात काटते हुए बोलते हैं जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक सारे डिफेंडेंट निर्दोष होते हैं। इस पर वकील बोलते हैं लॉ प्रोफेसर को वकालत करने की परमिशन नहीं है। प्रोफेसर यंग बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के आर्टिकल 31 के अनुसार मुझे स्पेशल डिफेंस काउंसिल के तौर पर अपॉइंट किया गया है। ये सुनकर एमएलए की तरफ से आए सारे वकीलों का जमावड़ा नेट खंगालने लगता है और आपस में खुसफुसाने लगता है। तभी अटॉर्नी सॉन्ग खड़े होकर बोलते हैं दशकों से ऐसा नहीं हुआ है। प्रोफेसर यंग बोलते हैं इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं है। अटॉर्नी सॉन्ग बोलते हैं अब जब इतने सारे वकील हैं तो ऐसा करने की जरूरत। उनकी बात काटते हुए प्रोफेसर यंग बोलते हैं ये फैसला कोर्ट का है। तभी वो वकील बोलता है किस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ये हो रहा है। प्रोफेसर यंग बोलते हैं विक्टिम के पिता एमएलए को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो एक पावरफुल इंसान है, इसलिए कोई भी मिस येसियोल का केस लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मिस येसियोल ने खुद को डिफेंड करने के लिए मुझे चुना है। उधर जब एमएलए को पता चलता है कि येसियोल को अपने यंग क्रेड्स डिफेंड कर रहे हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। इस वक्त प्रोसिक्यूटर जिन भी इनके साथ ही होते हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं। एमएलए पूछते हैं और कोर्ट ने अप्रूव कर दिया? दूसरी तरफ मिस्टर डोंग भी हमारी डीन साहिबा मिस ओ से यही बात कर रहे होते हैं कि जज मान कैसे गए, उन्होंने अप्रूव कैसे कर दिया। फिर पता चलता है कि मिस ओ के कहने पर ही अप्रूव हुआ है। एक समय था जब मिस ओ और कोर्ट के वो चीफ जज साथ में काम किया करते थे। जब मिस ओ ने उन्हें बताया कि सरकारी वकील बार बार क्विट कर रहे हैं तो वो बहुत परेशान हो गए थे। मिस्टर डोंग बोलते हैं आपको कैसे पता चला कि सारे वकील क्विट कर रहे हैं? ये सुनकर मिस ओ अपनी यादों की दुनिया में खो जाती है और पता चलता है कि प्रोफेसर यंग इनके पास आए थे और सारी बात बताकर ये कहा था कि येसियोल चाहती है मैं उसे रिप्रेजेंट करूं। इस पर मिस ओ ने पूछा तो आप पढ़ाना छोड़ रहे हैं? इस पर प्रोफेसर यंग ने स्पेशल डिफेंस काउंसिल वाला एप्लीकेशन उनके सामने हाजिर कर दिया और कहा वो लोग इतनी आसानी से इसे अप्रूव नहीं करेंगे। क्योंकि मिस ओ एक जज रह चुकी हैं, इसलिए वो उनसे पूछते हैं क्या आपकी नजर में ये सर्कमस्टांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? मिस ओ हाँ में जवाब देती है। प्रोफेसर यंग बोलते हैं तो प्लीज उसकी मदद कीजिए ताकि ये रीजनेबल रिक्वेस्ट अस्वीकार ना हो। मिस ओ बोलती है आप चाहते हैं कि मैं येसियोल की मदद करूं? इस पर प्रोफेसर यंग बोलते हैं
अगर ये अप्रूव हो गया तो वो लॉ प्रोफेसर जो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें सरकारी वकील बनने का बढ़ावा मिलेगा। स्टूडेंट्स भी उनका हाथ बटाकर पर्सनली ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी के तौर पर काम करना कैसा होता है। आप हमेशा इस बात पर दबाव देती हैं ना कि स्टूडेंट पर्सनल एक्सपीरियंस करे, इससे ये हो सकता है। तभी आवाज लगाकर मिस्टर डोंग उन्हें उनकी यादों की दुनिया से बाहर लाते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताती। मिस्टर डोंग बोलते हैं, कुछ तो चल रहा है, सच सच बताइए। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप किसी से भी ऐसा फेवर तो नहीं मांग सकती। इस पर मिस ओ बोलती है, पर मैं अपना ओपिनियन तो दे ही सकती हूँ, है ना, और चली जाती है। उधर कोर्ट में योंगचन के साइड वाले वकील बोलते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि जूरी ट्रायल की जरूरत क्या है जब मिस येसुएल ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, नहीं, इसने सिर्फ योंगचन को जख्मी करने वाली बात कबूल की है। मैं ये साबित करूंगा कि सेल्फ डिफेंस के तहत इसने ऐसा किया है, इसलिए ये दोषी नहीं है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में गुस्साए एमएलए का बकबक चालू होता है। जूरी ट्रायल, सेल्फ डिफेंस, हाँ, वो साला कमीना। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, जूरी ट्रायल का फैसला योंगचन के हक में तो नहीं आने वाला, लेकिन अगर यांग दोषी साबित हो गया तो एक खूनी से वकालत करवाने के लिए लोग कोर्ट को क्रिटिसाइज करेंगे। और रही बात सेल्फ डिफेंस की तो इसका तो कोई चांस ही नहीं। एमएलए बोलते हैं, तो अब सब तुम पर छोड़ता हूँ। फिर प्रोसिक्यूटर जिन, जीहू ने जो प्रोसिक्यूटर जिन पर केस किया है उस बारे में एमएलए को बताते हैं, जो सुनकर एमएलए के चेहरे पर चिंता आ जाती है। पर प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सर, मैं देख लूंगा। इधर येसुएल का पहला ट्रायल खत्म हो चुका है और सब बातें करते हुए लौट रहे हैं, पर सोले एकदम चुपचाप है और थोड़ी उदास लग रही है। तभी ग्रुप में प्रोफेसर किम का मैसेज आता है, जो सबको आगे के काम के लिए रेस्टोरेंट बुला रही होती है। सोले बोलती है, आज मैं नहीं जा रही, मेरे पेट की हालत खराब है और घर भी जाना है, और चली जाती है। लॉलीपॉप गाय येबम बोलता है, वो फ्री के खाने को तो कभी मना नहीं करती, क्या ये सच में फेल हो गई? हेडबैंड बॉय बुग्गी बोलता है, तुमने सुना नहीं, उसका पेट खराब है। येबम बोलता है, वो उदास है, तुम्हें दिख नहीं रहा? जरूर इसकी वजह फेल होना ही होगा, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती है। ये सब सुनकर अपना एरोगेंट बाबा सोले के लिए परेशान हो जाता है। उसके बाद अपनी उदास क्लमजी घर के बाहर ब्योल के आने का इंतजार कर रही होती है, जो अभी पढ़ने गई है। ब्योल जैसे ही लौटती है, क्लमजी को देखकर खुशी के मारे उसे लिपट जाती है। उसके बाद आइसक्रीम खाते हुए दोनों बातें करने लगते हैं। ब्योल सोले की उदासी नोटिस कर लेती है और पूछती है, तुम परेशान हो? सोले हाँ में जवाब देकर बोलती है, मैं लॉ की पढ़ाई कर ही क्यों रही हूँ, जबकि उतनी स्मार्ट भी नहीं। ब्योल बोलती है, तुम इतनी परेशान हो क्या? सोले फिर से हाँ में जवाब देकर बोलती है, तुम्हें तो पता ही है मैं दान की तरह स्मार्ट नहीं हूँ। फिर थोड़ा हंसकर बोलती है, स्ट्रगल तो उसने भी किया होगा। ब्योल उदास होकर बोलती है, सही कहा, उसने भी किया था। उस समय तुम हमारे साथ नहीं थी तो शायद तुम्हें ये पता नहीं होगा। पापा को जुए की लत लग गई थी और वो माँ को बहुत तकलीफ देते थे, जो देखकर दीदी बहुत उदास हो जाती थी। तुमने जो पैसे भेजे थे पापा ने वो भी छीन लिया और सबको जुआ में उड़ा दिया। सोले बोलती है, तुमने उस समय मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? ब्योल बोलती है, माँ ने बताने से मना किया था, उन्हें डर था कि अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम पापा को कुछ कर दोगी। मैं फिर भी बताना चाहती थी, पर दान दीदी ने भी मना कर दिया। सोले मुंह फुलाते हुए बोलती है, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं था। अब ब्योल बोलती है, तुम पढ़ोगी ना, पढ़ाई तो नहीं छोड़ोगी ना? इस पर सोले प्यार से उसका सिर सहलाने लगती है। फिर ब्योले उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछती है। उधर रेस्टोरेंट में ये लोग खाना आने का वेट करते हुए अपना डिस्कशन कर रहे होते हैं। लॉलीपॉप गाय येबम बोलता है, जूरी ट्रायल वाला आइडिया सही है क्या? योंगचन के हाथ पैर तो पैरालाइज हो गए हैं ना, जूरी को उसके लिए बुरा नहीं लगेगा? सोल्वी बोलती है, फिर भी ये कोर्ट पर छोड़ने से तो बेहतर ही है। जो इस केस का चीफ जज है, उसका बेटा भी एक एक्सीडेंट की वजह से कमर से नीचे पूरा पैरालाइज्ड है। येबम बोलता है, फिर तो जूरी ट्रायल ही ज्यादा बेहतर है, वरना येसुएल के लिए अच्छा नहीं होगा। जज भी तो इंसान ही है। हेडबैंड बॉय बुग्गी बोलता है, पर ये तुम्हें कैसे पता? इस पर सोल्बी कुछ नहीं बोलती, उसकी जगह येबम ही बड़बड़ाता है, अरे हाँ, सोल्बी का खानदान तो जजेस से ही भरा पड़ा है ना, इसे तो पता ही होगा। फिर हंसते हुए बोलता है, काश मैं भी इसके परिवार में जन्म लेता। बोगी बोलता है, तुम्हारा परिवार भी अमीर है। येबम बोलता है, वो तो अब ना, सोल्बी के परिवार की तरह हम लोग खानदानी रईस थोड़ी हैं। फिर सोल्बी बताती है कि उस कोर्ट में आज तक एक भी सेल्फ डिफेंस का केस नहीं लड़ा गया है।
हांजुन बोलता है क्या फर्क पड़ता है, ये पहला हो जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस देखकर बोगी बोलता है अगले जन्म में मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। तभी जीहू बोलता है अपना सेल्फ डिफेंस प्रूव करने के लिए येसियोल को उन्हें बताना होगा जो भी योंगचन ने उसके साथ किया है, इसलिए येसियोल को योंगचन पर कुछ चार्जेस यानी कि आरोप भी लगाने होंगे। पर रेस्टोरेंट के किसी दूसरे रूम में येसियोल योंगचन पर कोई भी चार्जेस लगाने से मना कर रही होती है। प्रोफेसर यांग उसे पूछते हैं क्यों। प्रोफेसर किम बोलती है येसियोल मैं समझ रही हूँ तुम कैसा फील कर रही हो, लेकिन उनकी बात काटते हुए प्रोफेसर यांग बोलते हैं मैं नहीं समझ रहा, समझाओ मुझे। येसियोल बोलती है मेरी वजह से शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी एक अपाहिज की तरह रहना पड़ेगा। प्रोफेसर यांग बोलते हैं जस्ट बिकॉज तुम गिल्टी फील कर रही हो तुम ये केस बर्बाद करना चाहती हो। येसियोल अपना सिर झुका लेती है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं पब्लिक डिफेंडर यानी कि सरकारी वकील के रूप में ये मेरा पहला केस है और तुम इसे बर्बाद करना चाहती हो। अगर ऐसा है तो तुम अपना माइंड चेंज कर लो और जाने लगते हैं। उन्हें रोकने के चक्कर में प्रोफेसर किम भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी हांजुन वहाँ आता है जो शायद इनकी बातें सुन चुका है, इसलिए वो येसियोल से बोलता है जो तुम्हारा मन कहे वही करो और सबके साथ खाने के लिए उसे बुलाता है। दूसरी तरफ अपना स्वीटू सॉन्गजे कॉपी प्रिंटिंग रूम आता है जो इनके स्टडी ग्रुप का स्टडी रूम भी है और जहाँ ये लोग येसियोल के केस के लिए मीटिंग भी करते हैं। पर आज यहाँ कोई नहीं है, कॉज व्हाई नॉट, आज तो सब लोग रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रहे हैं ना। तभी मिस्टर डोंग वहाँ आते हैं और उसे बताते हैं कि सब लोग यहाँ क्यों नहीं है। फिर वो उसे एक स्नैक्स देते हैं खाने के लिए जो अक्सर वो खाते रहते हैं और सबको खिलाते रहते हैं। स्नैक्स देकर वो बताते हैं कि बार एग्जाम की तैयारी करते वक्त वो सिर्फ यही खाकर अपना गुजारा करते थे। वो बोलते हैं तुम्हें पता है मैंने 10 बार एग्जाम क्यों दिया। फिर उसे बैठा कर अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। तो कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, दूसरी बार जब मैंने एग्जाम दिया था तब बस कुछ नंबर से ही पीछे रह गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लूँ तो अगली बार जरूर पास हो जाऊंगा। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है तब तक मैंने अपना बहुत टाइम खर्च कर दिया था। मुझे हमेशा लगता कि मैं कर सकता हूँ, बस अभी मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा है। अपनी पूरी जवानी बर्बाद करने के बाद भी मैं हार मानने को तैयार ही नहीं था, वो एक नशे की तरह था। फिर पता है मैंने कैसे गिव अप किया? एक दिन मुझे एक सपना आया। सपने में मैं एग्जाम पेपर चुरा कर भाग रहा था, पर इस बात का मुझे जरा भी पछतावा नहीं हो रहा था। एग्जाम पास करने के लिए मैं ऑब्सेस्ड हो गया था, पर कुछ देर भागने के बाद मैं आगे भाग ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा, गुर्राने लगा। मुझे पता है वो सिर्फ एक सपना था, पर मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए मैं अपना ज़मीर बेचने को भी तैयार था। ये सब सुनकर सॉन्गजे इमोशनल हो जाता है। तभी मिस्टर डोंग को कुछ काम याद आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और सॉन्गजे वहीं खामोश बैठा अपनी अंगूठी को छूते हुए सोच की गहराई में डूब जाता है। दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी ली मैन हो सोले के घर की ओर जाने लगता है। तभी अपना एरोगेंट बाबा वहाँ टपक जाता है जो बोलता है ये अच्छी बात नहीं, मैंने यहाँ कैमरा इसलिए लगाया है ताकि तुम ऐसा ना करो, फिर भी ऐसा करना चाह रहे हो, वेरी बैड। खैर चलो यहाँ से, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उसके बाद दोनों ली मैन हो के घर जाते हैं जहाँ अपने यांग क्रेट्स की ही तरह अपना एरोगेंट बाबा भी उसके दीवार पर चिपके सारे न्यूज आर्टिकल्स देखने लगता है। तभी ली मैन हो उसे ड्रिंक ऑफर करता है और आने का कारण पूछता है, जिस पर हांजुन बोलता है मेरे अंकल अपना ब्लड शुगर उतना रेगुलरली चेक नहीं करते थे, तो अचानक से वो रेगुलरली क्यों करने लगे। ली मैन हो बोलता है जब वो जिंदा थे तब तुम्हें उनकी चिंता करनी चाहिए थी, अब क्या फायदा। तुम्हारे अंकल की डायबिटीज बहुत बढ़ गई थी, जिस वजह से उनका ब्लड शुगर सही नहीं रहता था, तो डॉक्टर ने उन्हें 2 महीने तक रेगुलरली अपना ब्लड शुगर चेक करने को कहा था, वरना उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता। इस पर हांजुन पूछता है तो क्या डॉक्टर ने उन्हें ब्लड ग्लूकोज लॉगबुक भी दिया था? ब्लड ग्लूकोज लॉगबुक बोले तो एक तरह का खाता बुक जिसमें ब्लड शुगर लेवल रिकॉर्ड किया जाता है, जस्ट लाइक बैंक पासबुक जिसमें मनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। एनीवेज, अब कहानी पास्ट में जाती है। 5 अक्टूबर 2020 दोपहर के 2:08 इंसिडेंट वाला दिन, प्रोफेसर सीओ की मौत के कुछ समय पहले अपना एरोगेंट बाबा प्रोफेसर सीओ की कार से उनका चश्मा लेने आया था, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनका चश्मा टूट गया था। चश्मा निकालने के चक्कर में प्रोफेसर सीओ का लॉगबुक भी गिर गया था, जो हांजुन ने उठाकर वहीं रख दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हांजुन प्रोफेसर सीओ की उसी कार के पास जाता है इस आशा में कि शायद लॉगबुक अभी भी वहीं रखी हो।
उसके बाद शाम में अपनी क्लमजी अपने रूम लौटती है और पीने के लिए पानी निकालती है। बट गेस व्हाट, पानी की बोतल में शराब है। जी हाँ, वो भी सोल्बी के द्वारा रखा गया है, जिसने बोतल पर अपना नाम भी लिखा है। ओहो, पानी की आड़ में शराब पिया जा रहा है। नोटी नोटी। अपनी क्लमजी कैंपस के हॉल में बैठकर वो पीने लगती है। तभी अपने एरोगेंट बाबा की नजर उस पर पड़ती है, जो उसे इस तरह से पानी पीता देख उसके पास आकर पूछता है, पानी पीते वक्त दारू जैसी नौटंकी क्यों कर रही हो? ये क्या? दारू ये पागल। अब बोल ना। चुप, बिल्कुल चुप। हांजुन उदास होकर पूछता है, अपने रिजल्ट की वजह से पी रही हो? सोले बोलती है, अरे हाँ, मेरा रिजल्ट मेरा घटिया रिजल्ट। वो आ भर के बोलती है, फर्स्ट ईयर के ग्रेड से मिले वार्निंग की वजह से मैंने सेकेंड सेमेस्टर में बहुत पढ़ाई की। सच बता रही हूँ, बहुत कड़ी मेहनत करी मैंने, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है, ये जो लाइंस है, तुम कर सकते हो, हार मत मानो और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब सिर्फ फॉल्स होप देती है। वो शराब की एक घूंट लेकर बोलती है, पता है मेरे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्या आया? ये सुनकर हांजुन चिंता भरी नजरों से सोले की ओर देखने लगता है। ये देखकर सोले हंसकर बोलती है, क्या हुआ, तुम्हें चिंता हो रही है कि मैं फेल हो गई? हांजुन अपनी नजरें चुराते हुए बोलता है, बकवास मत करो, मुझे क्यों चिंता होने लगी? सोले मुंह बनाकर बोलती है, कितने मतलबी हो, रिजल्ट चेक करने के वक्त मैं चिंता से पागल हो रही थी। वैसे तो अपना एरोगेंट बाबा दिखाना नहीं चाहता कि इसे परवाह है, पर अब इससे नहीं रहा जाता। अब बताओ भी। फिर पता चलता है कि अपनी क्लमजी पास हो गई है, पर इसे पासिंग मार्क्स से सिर्फ 0.02 नंबर ही ज्यादा मिले हैं। सोले बोलती है, पता है मार्क्स देखकर मैं कितना एक्साइटेड हो गई थी। मैं बहुत खुश हो रही थी कि अब मुझे साल रिपीट नहीं करना पड़ेगा। पर पता है क्या, इतना कम मार्क्स लाने के बावजूद भी खुद को इतना खुश देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सबसे लास्ट हूँ, फिर भी उतना एक्साइटेड हो गई। जस्ट लाइक अ लूजर। उदास सोले पी पी कर अपने दिल का हाल बताए जा रही होती है और हांजुन भी चुपचाप उसकी बात सुन सुनकर उदास हो रहा होता है। सोले बोलती है, तुम टॉपर्स लोगों के लिए मैं तो एक मजाक की तरह होंगी, है ना? मैंने इतनी सारी मुसीबतें झेलकर इस स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम टॉपर्स और स्मार्ट लग सको। हांजुन चुपचाप उदासी भरे चेहरे के साथ उसे ही सुन रहा होता है। उसे इस तरह से देखकर सोले बोलती है, जरा देखो तो खुद को, तुम खुद को मुझ पर हंसने से रोकने की कितनी कोशिश कर रहे हो। हांजुन बोलता है, चलो यहाँ से, तुम्हें चढ़ गई है। पर सोले नहीं जाती, क्योंकि अभी अपने एरोगेंट बाबा से गुस्सा है। लेकिन फिर अगले ही पल सोले फिर से उदास हो जाती है। ये दान की जगह है, मेरी नहीं। उसकी जगह हराम के पैसे के सामने मुझे घुटने टेक देना चाहिए था। फिर खुद को शांत करके बोलती है, चलो। लेकिन फिर पीछे मुड़कर बोलती है, कुछ भी हो जाए तुम्हें पकड़ना ही। मुझे नहीं इडियट, असली खूनी को। फिर वो डगमगाते हुए चली जाती है और हांजुन गहरी सोच में डूब जाता है। अपनी क्लमजी सोल्बी के बेड पर आकर धड़ाम। तभी सोल्बी नहाकर निकलती है, जिसे देखकर सोले फिर से बड़बड़ाने लगती है। लगता है ये पागल हो गया। सोल्बी क्लमजी को बेड से उठने को बोलती है। इस पर ये पगली ये सियोल के केस के लिए पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हांजुन प्रोफेसर सियो का लॉग बुक लेकर कुछ कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और जीहू उस टॉय वाले बच्चे की जानकारी निकालने में लगा होता है। अगले दिन जब क्लमजी की नींद खुलती है तो वो खुद को स्टडी टेबल पर पाकर सोचने लगती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। साथ ही इसे हैंगओवर भी होने लगता है। तभी एरोगेंट बाबा का मैसेज आता है, अगर हैंगओवर हो रहा हो तो बाहर आ जाओ। दूसरी तरफ प्लेजरिज्म को लेकर सोल्बी की जांच पड़ताल चल रही होती है, जो अपने यांग ग्रेड्स प्रोफेसर किम, डीन साहिबा मिस ओ और प्रोफेसर जुंग के द्वारा की जा रही है। सोल्बी सबको बताती है कि उसे नहीं पता था कि प्रोफेसर सियो ने वो पेपर पहले ही हार्वर्ड में सबमिट कर दिया है, वरना वो कॉन्टेस्ट के लिए कभी सबमिट नहीं करती। साथ ही वो डिंगे भी मारती है, ये बोलते हुए कि सिर्फ कहने के लिए मैंने और प्रोफेसर सियो ने साथ में उस पेपर पर काम किया है, ज्यादा चीजें तो मैंने ही लिखा है। अब तो सच बोल दे। सोल्बी के अनुसार उसने वो पेपर मिडिल स्कूल में लिखा था, पर कॉलेज में आने के बाद कॉन्टेस्ट में सबमिट किया, क्योंकि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट ही इस कॉन्टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
इस पर प्रोफेसर किम पूछती है कि मिडिल स्कूल और कॉलेज के बीच में कई सालों का फासला है, इस बीच तो उस टॉपिक से रिलेटेड और भी नई नई थियरीज और केसेस हुए हैं, तो सोल्बी ने अपने पेपर में उन सबको मेंशन क्यों नहीं किया? जिसके जवाब में सोल्बी बोलती है कि उन सालों में केसेस तो कई हुए, पर उनमें से कोई भी दोषी साबित नहीं हुआ, इसलिए रेफरेंस में देने के लिए कोई केस ही नहीं था। साथ ही वो ये भी बोलती है कि अगर अभी भी उन लोगों को सोल्बी की बातों पर विश्वास नहीं है तो वो लोग जीहू को पूछकर ये बात कंफर्म कर सकते हैं, जो मिडिल स्कूल में सोल्बी के साथ ही पढ़ता था। पूछताछ के बाद प्रोफेसर किम और प्रोफेसर यांग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ प्रोफेसर किम बोलती है, उसने तो उन सारे सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया जिन्हें लेकर मुझे उस पर शक था। कितना एम्बैरेसिंग था। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि कहीं मैं उस पर गलत शक तो नहीं कर रही थी। एक काम करते हैं, वाइस डीन से पूछते हैं, उन्हें तो अपनी बेटी का सच पता ही होगा ना। इस पर प्रोफेसर यांग बताते हैं कि वाइस डीन इस केस से दूर रहकर ही अपना कोऑपरेशन दिखाना चाहते हैं। प्रोफेसर किम बोलती है, उसने तो इन सब में जीहू को भी घसीट लिया। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, जरूर दोनों में कोई सौदा हुआ होगा। फिर वो सोंगजे के बारे में पूछते हैं। प्रोफेसर किम बोलती है, उस दिन के बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है। उसकी वाइफ की कंडीशन को देखते हुए मैं उसका और थोड़ा वेट करना चाहती हूँ, इस सप्ताह के अंत तक। तुम्हारे ट्रायल से पहले मैं तभी उनकी बात काटते हुए प्रोफेसर यांग बोलते हैं कि आपकी कार मिल सकती है। दूसरी तरफ अपना एरोगेंट बाबा खा रहा होता है, तभी सोले वहाँ आती है जो बोलती है, मेरा कहाँ गया? तुमने मेरे लिए नहीं रखा? मतलब भी कहीं के। बुलाया तो इसे हांजुन नहीं है, पर फिर भी वो इसे चिढ़ाने के लिए बोलता है, जैसे कि मुझे पता था कि तुम आने वाली हो। फिर सोले अपने लिए खाना निकालने लगती है, जो हांजुन ने इसके लिए रखा है, कॉज इसे भी पता है कि हांजुन इसे सिर्फ चिढ़ा रहा था। दोनों खाते खाते बातें करने लगते हैं, जहाँ पता चलता है कि इन दोनों ने येसियोल के केस से रिलेटेड केसेस ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर इन्हें एक भी केस नहीं मिला। फिर हांजुन सोले को प्रोफेसर सियो का लॉगबुक दिखाता है, जिसमें कुछ जगहों पर मार्क किया होता है। ओ तेरी, तुम तो मुझे जानती हो, आई एम जीनियस यू नो। गजब, कमाल कर देता बड़ू। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। फिर वो लॉग बुक लेकर जाने लगता है। सोले बोलती है, कहाँ चल दिए? हांजुन बोलता है, उनसे मिलने जो ये देखकर थ्रिल हो जाएंगे, और चल देता है अपने गैंगस्टर्स के पास। सोले खुशी से बोलती है, सही है, तुम सच में स्पॉटलाइट डिजर्व करते हो। हाँ, अच्छा वो मैं फेल नहीं हुई। आई गरम। जब हांजुन प्रोफेसर यांग के ऑफिस के पास पहुंचता है तो प्रोफेसर कहीं जाने के लिए रेडी रहते हैं, और हांजुन की बात सुने बिना ही कार की चाबी उसे थमाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो जेल में उसी क्रिमिनल से मिलने जाते हैं जिसने इन्हें चाकू मारा था, ये जानने के लिए कि किसके कहने पर उसने ऐसा किया था। पर वो उन पर चिल्लाने लगता है, ये बोलते हुए कि बदला लेने के लिए उसने प्रोफेसर यांग पर हमला किया था, किसी के कहने पर नहीं। बाहर अपना एरोगेंट बाबा प्रोफेसर यांग के बाहर आने का इंतजार करते हुए उन्हीं केसेस के बारे में सर्च कर रहा होता है जो इसने ली मैन हो के घर के दीवार पर देखा था। तभी वो एक आदमी को फोन पर बात करते हुए सुनता है, जो बोल रहा होता है, मुझसे पहले कोई और उससे मिलने पहुंच गया, पर पता नहीं कौन है। तभी वो प्रोफेसर यांग को बाहर आते हुए देखता है और बोलता है, अच्छा तो वो यांग जंग हुन था, और फटाफट वहाँ से निकलने लगता है। पर अपना एरोगेंट बाबा चुपके से उसकी फोटोज क्लिक कर लेता है, जिसके बाद ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। हांजुन बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, वो नंबर प्लेट फेक नहीं लग रहा। प्रोफेसर यांग हाँ में सिर हिलाते हैं। हांजुन बोलता है, जिसने उस क्रिमिनल को जेल में आपकी जान लेने को कहा था, जरूर वही असली खूनी होगा। तभी अचानक से वो कार स्पीड पकड़ लेती है और इन्हें चकमा देने के लिए इधर उधर टर्न करने लगती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में इनका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। हांजुन बोलता है, आप ठीक तो हैं? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, असली खूनी को पकड़ने से पहले मैं मरना नहीं चाहता। इस पर हांजुन उनसे माफी मांगता है और फिर से कार चलाने लगता है, पर इस बार पूरी सावधानी से। तभी प्रोफेसर यांग वो लॉगबुक देखने लगते हैं। फिर पता चलता है कि प्रोफेसर सियो की एक और चीज मिसिंग है, उनका पेन। दूसरी तरफ पूरा स्टडी ग्रुप अपने स्टडी रूम यानी कि कॉपी प्रिंटिंग रूम पहुंचता है तो वहां पर उन्हें पिज्जा पड़ा मिलता है, जो इनके लिए स्वीटू सोंगजे ने ऑर्डर करवाया है। साथ ही एक चिट भी छोड़ा है। बोगी बोलता है, वो आया था तो हमारा इंतजार करना चाहिए था ना। इस पर लॉलीपॉप गाय ये बम बोलने लगता है कि कम मार्क्स आने की वजह से वो शॉक में होगा, हर बार A+ जो लाता था। इस पर सोल्बी बोलती है, शायद A+ ही प्रॉब्लम था। ये सुनकर सब हैरान। ये बम बोलता है, तुम्हें कुछ पता है क्या? बताओ बताओ। इस पर सोले बोलती है, पीठ पीछे बात करना बंद करो, डायरेक्टली जाकर पूछो, और पिज्जा उसके मुंह में ठूस देती है। इस बात पर बोगी भी सोले का सपोर्ट करता है। ये बम फिर से कुछ बोलने लगता है, पर इस बार सोले सोंगजे का लिखा चिट उसके मुंह पर चिपकाते हुए बोलती है, जैसा कि सोंगजे ओप्पा ने लिखा है।
चलो येसियल को स्कूल वापस लौटने में मदद करें, ठीक है? गजब बेइज्जती है। उधर येसियल फिर से योंगचन से मिलने पहुंचती है और इस बार योंगचन ने इसे बुलाया है। एंड यू नो व्हाई? इसे जलील करने के लिए। ये कमीना इसके मुंह पर थूक देता है और सेल्फ डिफेंस वाली बात पर सुनाने लगता है। ये तो साला कमीना है, इससे और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। गुस्सा तो मुझे येसियल पर आ रहा है जो चुपचाप ये सब ह्यूमिलिएशन सहे जा रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है क्या इस बेवकूफ के पास? इतना बेइज्जत कौन होता है यार? इधर ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं जहां पता चलता है कि एमएलए ने ये आरोप लगाया है कि येसियल ने योंगचन पर चीट किया है, वो भी हानजुन के साथ। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन लोगों ने ये कहानी बनाई है कि येसियल ने अपनी आंखों से प्रोफेसर सियो का खून होते हुए देखा, पर प्रोफेसर यांग की धमकी की वजह से उसने कुछ नहीं बताया। फिर योंगचन ने येसियल को सच बताने के लिए मनाया, पर फिर हानजुन ने येसियल को अपने बयान से मुकरने के लिए ब्लैकमेल किया। इस बात को लेकर कि योंगचन रात में येसियल के रूम आता था, ये बात हानजुन सबको बता देगा। फिर जब येसियल अपने बयान से मुकर गई तो योंगचन ने उसे ब्रेकअप करना चाहा और वीडियो डिलीट करने लगा, जिसे रोकने के लिए येसियल ने उसे धक्का दे दिया। वो लाइक रियली? इतनी बड़ी मनगढ़ंत कहानी? उन लोगों को सच में नॉवेल लिखना चाहिए। Yes, exactly. उधर जब येसियल को इन लोगों की मनगढ़ंत कहानी के बारे में पता चलता है तो वो दंग रह जाती है। वो बोलती है, मैं तुम्हारी रिकवरी की प्रार्थना करूंगी, और उस चिल्लाते हुए कमीने को पीछे छोड़कर निकल लेती है। इधर सोले पूरी फायर। इस तरह की कहानी पर कोई बिलीव भी कैसे कर सकता है? तभी मिस्टर डोंग बोलते हैं, आई होप कि सोंगजे ने मेरी कहानी पर बिलीव किया होगा। ओहो, तो इन्होंने झूठी कहानी सुनाई थी। अरे वाह, इन्होंने तो अच्छा इमोशनल ब्लैकमेल किया यार। You very चालाक bro. सब लोग केस के डिस्कशन में लगे होते हैं और मिस्टर डोंग अपनी ही दुनिया में खोए होते हैं। मुझे कहानी में और डिटेल्स डालना चाहिए था क्या? तभी डिस्कशन के दौरान सोले का दिमाग खनकता है। अगर मीडिया ने इसे कवर किया तो ये एक फेक न्यूज बनेगा। वो दौड़ कर भागती है। दूसरी तरफ येसियल प्रोफेसर यांग को अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग देती है जिसमें योंगचन ने कहा था कि वो दोबारा येसियल पर हाथ नहीं उठाएगा। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, इन सब से साबित हो जाएगा कि वो अब्यूजिव था, तो तुम उस पर कुछ चार्जेस भी लगाना चाहोगी? येसियल बोलती है, मैं इससे सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ। आई नो कि उसने मुझे हर्ट किया है, पर उसकी सजा वो ऑलरेडी भुगत रहा है। इस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो उसकी सजा नहीं भुगत रहा है, बल्कि क्राइम कमिट करने के दौरान उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। ये उसकी खुद की गलती है, तुम्हारी नहीं। तभी सोले दौड़ कर वहाँ आती है, जिसके बाद ये दोनों अकेले में बात करने लगते हैं। अपनी क्लमजी ने ये फिगर आउट किया है कि उस वक्त एमिली ने फेक न्यूज इसलिए फैलाया था ताकि डिप्रेशन और प्रेशर में आकर उनका ओपोनेंट खुद ही अपनी जान ले ले, और इस बार वो येसियल के साथ भी वही करना चाहते हैं। वो बोलती है, हमें येसियल का केस जीतना ही होगा ताकि वो फेक न्यूज की विक्टिम ना बने। आपको क्या लगता है दान क्यों चली गई? उसके किए गए खुलासे की वजह से एमिले को उनके करप्शन की सजा मिल सकती थी, लेकिन उसने हार मान लिया और हराम के पैसों को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे उसकी कोई खबर आई? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, अगर इस वजह से वो गई है तो वो मुझे कांटेक्ट जरूर करेगी। सोले बोलती है, प्रोफेसर मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि येसियल ने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया था ताकि उस एमएलए को सबक मिल सके। मैं एमएलए को दिखाना चाहती हूँ कि फेक न्यूज की आड़ में वो और लोगों को चोट नहीं पहुँचा सकता। ये सुनकर प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं, जैसे कि इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि ये पगली सी लड़की इतनी गहरी बात भी कर सकती है। तभी सोले की नजर येसियल के दिए सबूतों पर पड़ती है और प्रोफेसर यांग उसे जूरी ट्रायल के बारे में पढ़ाई करने को बोलते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर किम हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पता चलता है कि चांसेस हैं कि प्रोफेसर किम को सर्विकल कैंसर हो, यानी कि यूटेरस के लोअर पार्ट पर इतना घातक ट्यूमर होना कि वो कैंसर का रूप ले ले। पर डॉक्टर जुंग का कहना है कि अभी ट्यूमर उतना बड़ा नहीं हुआ है कि दवाइयों से ठीक ना किया जा सके। 1 सप्ताह में रिपोर्ट्स आ जाएंगे, जिसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। फिर प्रोफेसर किम डॉक्टर जुयोंग को उनके प्रेगनेंसी के लिए कांग्रेस करती है, जिसके बाद दोनों थोड़ी और बातें करते हैं और जुयोंग येसियल के केस के बारे में पूछती है, ये बोलते हुए कि एमिली की वजह से तो चीजें आसान नहीं होगी ना। प्रोफेसर किम बोलती है, प्रोफेसर यांग के होते हुए उन लोगों के लिए भी चीजें आसान नहीं होने वाली। जुयोंग बोलती है, वैसे उनके खुद के केस का क्या? सोंगजे उनके केस को लेकर बहुत परेशान लगता है। इधर पता चलता है कि ये लोग जहाँ इंटर्नशिप करने वाले हैं उसकी लिस्ट आ चुकी है।
जिसके अनुसार लो ग्रेड्स होने की वजह से हेडबैंड बॉय बोगी को कोई बड़ा लॉ फर्म नहीं मिला। जीहू को वही लॉ फर्म मिला है जो एमएलए ने योंगचन के केस के लिए हायर किया है, यानी कि अब येसियोल के केस में ये मदद नहीं कर पाएगा। और इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी लिस्ट में सुलभी का नाम नहीं होता, इसलिए वो अथॉरिटी से बात करने के लिए चली जाती है। तभी स्कूल वेबसाइट पर प्रोफेसर यांग का एक नोटिस आता है। प्रोफेसर सीओ के केस की फाइनल हियरिंग के लिए हांगकुक लॉ के सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है, जो आज दोपहर 2 बजे होने वाली है। दूसरी तरफ येसियोल भी प्रोफेसर यांग के ही ट्रायल के लिए जा रही होती है, जिसके पास अभी एक बड़ी सी जिम्मेदारी है। कुछ देर पहले जब ये कोर्ट के लिए निकल रही थी तब सोंगजिस के पास आया था, जिसने इसे एक पेन ड्राइव दिया और कहा, मेरे पास विटनेस स्टैंड पर खड़े होने की हिम्मत नहीं है, ये प्रोफेसर यांग को दे देना। टैक्सी कोर्ट पहुंच जाती है और ये अपने ख्यालों की दुनिया से निकलकर वो पेन ड्राइव अपने बैग में रखकर अंदर जाने लगती है। तभी एक बाइक सवार आता है जो उसका पर्स लेकर भाग जाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म।